हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान में स्पेस कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत और पाकिस्तान में कौन ज़्यादा बेटर कर रहा है, कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपकी और मेरी अपनी सोच क्या है, कहाँ किस हद तक ये वीडियो सही है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। कौन थे विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए, उनके हाथ में कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास पैसा था और भारत के बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हमारी सोच के परे, भारत में रहने का डिसीजन। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी वो ये बात दूसरों को कहते तो लोग उन पर हंसते। इनफैक्ट एक बार न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन भी प्रिंट की थी, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स, और ये सच था। 1947 में अंग्रेज जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम फॉरेन एड पर जी रहे थे, अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोगों ने पूछा, भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत? तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसीलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वो पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और आज वही तो होता है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन्स के बारे में हमें टाइम रहते ही पता चल जाता है और इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने अगले कुछ सालों में भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान जैसा पावरफुल देश भी पीछे छूट गया। चैप्टर 2, द स्पेस रेस। बात है 1957 की, जब यूएसएसआर ने एक चमत्कार किया, एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था तो बस एक फुटबॉल के साइज का, लेकिन जब ये स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाए। एक कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाइका नाम के एक डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गई। नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। यूएसएसआर की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक रे ऑफ होप। अमेरिका और यूएसएसआर के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक थे। उन्हीं के जीनियस की वजह से पाकिस्तान ने ईयर 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के 8 साल पहले यूएसएसआर, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का चौथा देश बन गया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? अमेरिका की मदद से। अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो 70 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और ये पूरी करने के लिए उन्हें जितने ज्यादा एलाइज, जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिले, उतना बेहतर। उन्हें इंडियन ओशन के नजदीकी एक पार्टनर की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1961 में उन्होंने सुपर को एस्टैब्लिश किया और अगले ही साल नासा की हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी किया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स के लिए यूज हो सकती है, वो भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल्स के लिए भी यूज हो सकती है। ये बात विक्रम साराभाई को पता थी। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक लंबी लिस्ट थी प्रॉब्लम्स की। भारत के पास क्या क्या नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसे लोग जो भारत को लीड कर सकते हैं नहीं, अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं। एट दैट टाइम इंडिया हैड नथिंग बट वी हैड होप। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 एड्रेस करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम एक और लिस्ट बनाई, अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेस के फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें खुद नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने ट्रेन किया था और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके हाथ एक इम्पॉसिबल टास्क था। बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करो कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करे। हम में दम है और इससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। ये माल एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 में भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। साराभाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स।
पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने के लिए 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो, सेम डेवलपमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे आगे बढ़ो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके थ्रू 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। 1983 में इसरो ने इनसैट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। Whereas पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया, इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वो 2040 तक खुद के सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाए, और भारत दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। चैप्टर 5 सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान? पॉइंट पर आता है, इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने साराभाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस किया, और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम ने खुद कहा था, द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गो हंग्री, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन 1974 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिससे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर सलाम लव्ड हिज कंट्री, Vikram Sarabhai loved his country, but only one country loved their scientist back. And that's the difference. ये स्टोरी पाकिस्तान को कमजोर या फिर नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनकी पॉलिटिकल गलतियों से सीखने के लिए है। खुद से सवाल पूछने के लिए है कि क्या हम आज भी अपने साइंटिस्ट की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। The truth is, I don't know. When we had nothing, we had hope, and we still managed to do so much. लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर और खर्चा नहीं कर सकते? क्यों हम हमारे साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? ये सवाल हमें एज अ कंट्री पूछने की जरूरत है। I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. Then he gave the full responsibility to grow. ISRO, IIM Ahmedabad, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, इन्हें हम मॉडर्न भारत के मंदिर मानते हैं, और इन मंदिरों को बनाने के लिए विक्रम साराभाई ने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर। कैम्ब्रिज से डिग्री होने के बावजूद, भारत के बाहर अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर भारत के लिए कुछ करने का सोचा। आराम की जिंदगी को टाटा बाय बाय कहकर स्ट्रेस भरी लाइफ को अपनाया। शायद इसी स्ट्रेस ने एक रात विक्रम साराभाई की जान ले ली। He was only 52. आज है 30 दिसंबर, वही दिन जिस दिन विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। Aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. एक इंसान एक बार नहीं 2 बार मरता है, एक बार तब जब वो खुद मरता है, और दूसरी बार तब जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या हम भी वही गलतियां करेंगे जो पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ की? चलिए आज के दिन विक्रम साराभाई को मरने नहीं देते, उनकी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये? और लिटरली इससे यही सीखने को मिलता है कि कैसे आपका एक डिसीजन आपकी पूरी प्रोग्रेस को खराब कर सकता है। तो इसीलिए लाइफ में जब भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं, चाहे वो छोटा होता है या बड़ा होता है, हमेशा अपने डिसीजंस को सोच समझ के लें, ताकि आगे आने वाले वो आपकी किसी प्रोग्रेस पे या जो आपकी पिछली मेहनत है उसको बेकार ना कर दें। और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वैसा हुआ। पाकिस्तान के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज ने, उनकी अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्होंने उसे रोक दिया आगे बढ़ने से। और उनका जो माइंड डाइवर्जन है वो दूसरी को नीचा दिखाने में गया, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होता तो आज पाकिस्तान भी हमारी बराबरी हो सकता था। तो आई होप आपका क्या कहना है और आपको ये कैसा लगा। होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा।